हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में इंग्लिश के। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे कि लॉन्ग कंपोजिशन यानी कि ऐसे क्या चीज़ है और इसे हम कैसे लिखें। हमें ये ध्यान रखना है इस वीडियो में कि हम जो अभी ऐसे पढ़ने वाले हैं ये ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसे क्या चीज़ होती है। ऐसे का मतलब होता है निबंध करना। निबंध का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक या किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या किसी भी एक कोई कानून, कोई एक तरीके की प्रचलन, एक तरीके का जो कोई धर्म, एक तरीके का कोई खेल, एक तरीके का कुछ भी संस्था, उन सब चीज़ों के बारे में हम कितना जानकारी रखते हैं उसको ही लिखना हमारा ऐसे कहलाता है। जैसे हम कहें कि देखो कि इस मार्कर के ऊपर ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए। तो हम इस मार्कर के ऊपर निबंध हम कहें कि कितने शब्दों में लिखना है, तो हम कहें कि इस पर लिखना है 50 शब्दों में या 60 शब्दों में या 200 शब्दों में। तो इस मार्कर के ऊपर हम निबंध 200 शब्दों में लिख सकते हैं। अभी हम कहें कि मार्कर के ऊपर क्या लिख सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि हम इस तरीके से लिखते कि ये जो मार्कर है, मार्कर का उपयोग लिखने में किया जाता है और इस मार्कर में कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं और ये जो केमिकल होता है इसमें अल्कोहल की हल्की सी मात्रा होती है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बदबू करता है। मार्कर से लिखना, पहले वाले जो लिखने वाले नियम थे, पहले वाले जो तरीके थे लिखने वाले, जैसे चाक से या खड़िया से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता था, उससे ये एक सुगम है लिखना। इस तकनीक का विकास साइंटिस्टों ने या वैज्ञानिकों के द्वारा हो पाया है। आज की दुनिया अगर वैज्ञानिक धारणाओं पर न चलती तो ये नए नए जो तरीके हैं ये तरीके ना ईजाद हुए होते। तो हम कह सकते हैं कि मार्कर जो है ये हमारे लाइफ को थोड़ा सा आसान किया है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में टीचरों को पढ़ाने में ये थोड़ा सा सही रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मार्कर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जो भी देश या कोई भी कंट्री इसका अगर निर्माण जो किए होंगे वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये हो गया मार्कर के ऊपर कुछ बातें। ऐसे ही कि कोई एक टॉपिक दी जाएगी, उस टॉपिक के बारे में आप कितना जानकारी रखते हैं उस जानकारी को लिखना ही निबंध कहलाता है। हम अगर निबंध को रट्टा मारेंगे ना तो ज़िंदगी भर आप रट्टा नहीं मार पाओगे और लिख भी नहीं सकते हो। निबंध को हमको अपने शब्दों में ही व्यक्त करना होता है। जैसे हम कहें कि विद्यार्थी के ऊपर निबंध लिखिए, तो आप लोग विद्यार्थी के ऊपर निबंध कितना जानते हो उस विद्यार्थी के जीवन के बारे में, उस सारी चीज़ें लिख दो। विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी को कैसे पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी के क्या धर्म होने चाहिए, विद्यार्थी के क्या कर्म होने चाहिए, विद्यार्थी किसे कहते हैं, विद्यार्थी को कैसे विद्यालय में रहना चाहिए, विद्यार्थी को आगे क्या गोल बनाने चाहिए, विद्यार्थी को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए या विद्यार्थी को कैसे बातें करना चाहिए, विद्यार्थी को समाज में कैसे रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हम जानते हैं तो हम विद्यार्थी के ऊपर भी निबंध लिख सकते हैं। ये तो रही छोटी मोटी जो निबंध जो क्लास 9th और 10th में पूछे जाते हैं। लेकिन क्लास 12th का जो निबंध होता है, लॉन्ग कंपोजिशन होता है, ये इन सब बातों से थोड़ा सा हटकर ही होता है। उसमें आपके मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है और उस मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए वो कुछ ऐसे टॉपिक्स को रखते हैं जिसे आप चाह कर भी रट्टा मार करके जाएंगे भी तो वो आप उसे लिख नहीं सकते हैं। और हम जानते हैं कि राइटिंग सेक्शन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाता है, तो हमें इसे अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर हिंदी समझ में आ जाती है, हिंदी में हम निबंध लिख लेते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कर देंगे तो वही हमारा बन जाएगा इंग्लिश में निबंध। और जो 250 वर्ड या 150 वर्ड या 100 वर्ड 80 वर्ड जितने भी कहेंगे हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें कि क्लास 12th लेवल का अगर हम बात करें तो ऐसे टॉपिक देते हैं, द डाउरी सिस्टम ऑफ इंडिया, दहेज प्रथा भारत में दहेज प्रथा पर लिखिए। ये कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेगमेंट्स हैं, पॉपुलर टॉपिक्स हैं जो कि ये पूछे जाते हैं। जैसे हमने अभी बात करी द डाउरी सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि भारत में दहेज प्रथा। अब हम इस पर कितना जानते हैं?
हमें ध्यान ये रखना है कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें केवल उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना होता, हमें आसपास के समाज के बारे में भी सोचना पड़ता है, हमें ढेर सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, सही क्या है और गलत क्या है ये भी हमें सोचना पड़ता है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तभी हम निबंध लिख पाएंगे। जैसे डाउरी सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करें, डाउरी सिस्टम ऑफ इंडिया जो है, हम इससे पहले हिंदी में बात करते हैं, फिर इंग्लिश में इसे ट्रांसलेशन करना ही हमारा इंग्लिश में हो जाएगा लॉन्ग कंपोजिशन। अब ट्रांसलेशन करना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। हमें पता होना चाहिए पूरा टेंस, प्लस में हमें मॉडल ऑक्सिलरीज पता होना चाहिए, कुछ यूजेस चाहिए थोड़ा बहुत बस, और मीनिंग्स वगैरह हमारी तो तैयार होनी चाहिए। अगर नहीं भी आता मीनिंग तब भी हम थोड़ा सा उसमें करेंगे, जब भी हम आगे की कैसे करना है, लिखना कैसे है, तब हम समझ लेंगे कि हाँ, जब मीनिंग नहीं पता है तो हमें कैसे कार्य करना है, ठीक है। लेकिन अभी हमको समझना है कि हम निबंध को लिखना कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले अगर हम निबंध को लिखना शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत लाइन हमारी पहली अच्छी होनी चाहिए कि ऐसा हो, इफेक्टिव हो, लोग या एग्जामिनर उसे पढ़े तो उसके मन को भा जाएगी, यार इसने कुछ अपनी मर्जी से कुछ नया चीज़ रिसर्च करके लिखा है, ये नहीं कि रटाई चीज़ों को ये लिख रहा है या लिख रहे हैं, है ना। तो जैसे हम कहें कि भारत में दहेज प्रथा की बात करें, तो हम शुरुआत में करेंगे ये बातें कि दहेज प्रथा जो भारत में है ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ये समस्या उत्पन्न करती है एक गरीब परिवार के लिए। एक गरीब व्यक्ति जो होता है वही समझता है कि दहेज प्रथा भारत में कितनी ज़्यादा कष्टदायक है। जब एक गरीब व्यक्ति अपने पुत्री की शादी करता है, गरीब जो होता है वो उस शादी करता तो है, वो चाहता तो है कि हाँ हम करें, खूब अच्छे से करें, सब कुछ दें, लेकिन वो जो दहेज में चीज़ें देता है, जैसे फ्रिज हो गई या कुछ भी मोटरसाइकिल हो गई या कुछ भी देता है, तो वो जो देता है ना, वो नहीं देता होता गरीब जो होता है, उसके पड़ोसी देते होते हैं, रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार देते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कौन किसका होता है ना। रिश्तेदार भी उस चीज़ को उससे मांगने के लिए उसको देते हैं कि हम इसको आज दे रहे हैं तो कल हम इससे लेंगे। आज मान लो कि एक व्यक्ति ने शादी करी और वो अपनी लड़की को दहेज में मोटरसाइकिल देगा। किससे देगा? उसका कोई रिश्तेदार है, वो उसको देगा, और उसको देगा तो वो जा कर के दहेज देगा। अब वो मोटरसाइकिल मान लो 70 हज़ार की है, मान लो। अब ये 70 हज़ार की जो मोटरसाइकिल है उसने ठीक है दे तो दिया आज, लेकिन अब वो जो जिसने दिया है उसकी जो पुत्री है, उसकी जो बेटी है, वो अभी 8-10 साल की है, ठीक है, और वो दे दिया है। अब जब उसकी बेटी जो है शादी लायक होगी, तब ये व्यक्ति जिसको इसने दिया था, ये 70-80 हज़ार रुपये कि क्या पाएगा उसे, लगभग वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए की तब तक हो जाएगी, या 1,20,000 के रुपए की हो जाएगी, लगभग 1.5 गुना या 2 गुना रेट की कीमत की हो जाएगी वो। अब बताओ यह व्यक्ति कितने साल तक उस दहेज की वजह से अपनी पूंजी को जुटाएगा तब उसको देगा। हम ये कह सकते हैं कि सिंपल सा कि वो दहेज में वो व्यक्ति जब दिया था उसी समय नहीं, बल्कि कई साल तक उसे इससे झेलना पड़ता है, लेकिन हम लोग इसे नज़दीक से नहीं देख पाते हैं, है ना। तो भारत में दहेज प्रथा जो है ये बहुत ही एक कुरीति है, बहुत ही बुरा एक प्रथा है, जो कि हमारे भारत में पुराने समयों से चली आ रही है। हम लोग नहीं जानते कि ये कुरीतियाँ कब से शुरू हुई, लेकिन इतिहास में हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ों के समय के पहले भी हमारे भारत में ऐसा था, मतलब कि दहेज प्रथा चलती थी। कुछ अंग्रेज़ों ने इस रूल में, इस दहेज प्रथा में थोड़े से को दूर करने के लिए हमारे यहाँ काम किया था। कुछ यहाँ के हमारे क्रांतिकारी वगैरह थे, कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि दहेज प्रथा हमारे समाज से पूर्ण रूप से नहीं हटी है, और ये हटने वाली भी नहीं है। कब तक नहीं हटेगी? मुझे तो लगता है स्पेशली विशेष रूप से कि ये लगभग 100 साल 150 साल तक अभी ये चलेगा, क्योंकि अभी भी हम कुछ लोगों को देखते हैं कि कुछ जो अभी नए युवा हुए हैं, नए जनरेशन जो आ रहे हैं, वो भी अभी पुरानी ही रीतियों, पुरानी ही बातों, पुराने ही जो रूल्स हैं, नियम हैं, उन सब के आधार पर ये अभी भी बातें करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जब चेंज नहीं है, जो अभी की जनरेशन है, तो आने वाली इनकी जो जनरेशन होगी वो भी तो इसी तरह से बातें करेगी ना, इसी तरह से काम करेगी। तो अगर ये बदलाव कब आ सकता है? जब हम अपने इस देश के जो नई पीढ़ियां हैं, इन पीढ़ियों को इतना समझा पाएँ कि दहेज प्रथा क्या है, एक बहुत ही बुरी दशा है, बहुत ही बुरी रीति है जो कि हमारे भारत में चली आ रही है, तो वे लोग इस दहेज को लेना हो सकता है कि बंद कर दें। अब हमने बात कर ली दहेज के बारे में।
ये इतनी जितनी हमने बातें करी अभी, लगभग ये 100 से 150 शब्द या 200 शब्द के बीच में होगा जो कि हमने अभी बोला। अब जितना हमने बोला ऐसा ही सीधा लिख दें बुक में तो ये निबंध सुपर निबंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हम लोगों ने अपने हिसाब से सोच करके लिखा है, ना कि किसी अन्य के हिसाब से लिखा हुआ तुम्हारी जो बुक है उसमें से हम लोगों ने रट्टा मार करके लिखा है। ये हमारे फेवरेट। इसमें कुछ और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमने बोला वही है। ठीक, तो ये हिंदी में भी आपके लिए अच्छा है। अगर हिंदी में तैयार कर लेते हैं तो इंग्लिश भी इसके पैरेलल में काम हो जाएगा। अब जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा भारत में दहेज प्रथा एक बहुत ही ख़राब रीति है, तो इसका ट्रांसलेशन करना है। अब ट्रांसलेशन करने में तो रूह कांपने लगती है, मतलब डरने लगने लगता है कि यार कहाँ से ट्रांसलेशन होगा, इंग्लिश बड़ी कठिन है। कठिन वठिन कुछ नहीं है, बस तनी से क्या है कि थोड़ा सा दिमाग का लगाओ ना। तुम तो लगाते हो ही नहीं, डर जाते हो पहले से ही, मतलब मैदान में आने से पहले ही डर गए कि हाँ हमको युद्ध लड़ना है ना। तो युद्ध लड़ने के लिए पहले मैदान में कूदना पड़ता है, अब डटे रहना पड़ता है, तब काम होता है। जैसे मैंने कहा भारत में दहेज प्रथा बहुत ही बुरी रीति है, तब इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए भारत कहीं मैंने होता है, दहेज कहीं मैंने होता है, प्रथा कहीं मैंने होता है, बुरी कहीं मैंने होता है, रीति कहीं मैंने होती है। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दूसरा चीज़, कौन सा टेंस है ये, उस टेंस को भी अगर हमें पता है कि ये वाला टेंस है तो उस टेंस के आधार पर भी कर सकते हैं। मतलब टेंस भी दूसरा चीज़ हमें पता होना चाहिए। दो चीज़ें ही काम करती हैं, पहला मीनिंग, दूसरा टेंस, और तीसरा एक कुछ यूज होते हैं। यूज मतलब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि उन्हें हम वैसे यूज करते हैं, हमेशा के लिए वैसे ही है। जैसे अब अगर हम इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे ट्रांसलेशन होगा, तो इसके लिए सबसे पहले अभी क्या करो, उठो, इस वीडियो को बंद करना है और बंद करके अपनी किताब उठाइए ग्रामर बुक की, और ग्रामर बुक की उठा कर किताब उस टेंस जहाँ से शुरू होता है उस टेंस को पढ़िए। एक दिन में नहीं कंप्लीट होगा, लगभग ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, अगर खूब मेहनत के साथ करते हो। बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पूरा एक्सरसाइज करिए और उसे पढ़िए, और उसके बाद फिर आइए और ऐसे पर, और उसके बाद इसे लिखना शुरू करिए। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए कि हम कैसे वाक्यों को लिखें। देखिए ज़्यादा मीनिंग नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, कुछ कुछ मीनिंग्स ऐसे होती हैं नहीं पता होती, उसको हम ऐसे हिंदी में लिख देते हैं। जैसे हमें बाज़ार नहीं पता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाज़ार, अब ये नहीं कि पूरा मीनिंग नहीं पता है तो हम सब मीनिंग को लिख दें। मैं बाज़ार जाता हूँ, इंटेलिजेंट वा देखा क्या करेगा, मैं बाज़ार जाता हूँ, हमने कह दिया ना, तू क्या करे, मैं बाज़ार जाता हूँ, इस तरीके से लिखेगा। मतलब ऐसा भी नहीं करना है, कुछ एक मीनिंग 2-4 मीनिंग नहीं आती हैं तो अब हमको करना होगा। तो आज के जो हमारा ये वीडियो था केवल एस्से राइटिंग कैसे करना है, इसका एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था बस। अब हम आगे वाले जो वीडियोस होंगे उस वीडियो में थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे कि एक एक वाक्य को लिखवाना और थोड़ा सा एक टॉपिक लेकर के उसकी कुछ बातें करना है ना, और उसके बाद फिर उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है उस सब के बारे में हम बातें कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी सीखा, जो हमने बातें करी, इसको इस आधार पर हमको पढ़ना है। ऐसे ही हमको इतना ज़्यादा सीरियसली इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तब हम ऐसे को राइट कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम तो हो सकती है। ओके, तो ठीक है, पिछली जो अभी इसके पहले की जो वीडियो है वो सिंथेसिस वाला, उसको भी आप पढ़िए, और साथ में इंग्लिश के ये पीछे वाले हम सोच रहे हैं कि लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग और वो अनसीन पैसेज वो उधर से चलता रहेगा, और इधर से हम पीछे वाले जो 3 सेगमेंट है इसको भी धीरे धीरे कंप्लीट करते रहें। क्योंकि हमने कहा कि हम इसको फरवरी के माह तक भर में पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है इसको हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो आप भी थोड़े से सीरियस हो जाइए पढ़ने में, बस इतना ही है आज की इस वीडियो में। आने वाली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ओके।